हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो हम लोग अपना जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने आपको बता दिया था कि हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के केस में अगर आप किसी एक कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज करते हैं और अगर उसकी वजह से किसी दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है तो वहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर एक और पार्ट था सेल्फ इंडक्शन, आज अपन को उसे ही डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन सेल्फ इंडक्शन के बारे में देखें तो हमें क्या पॉइंट पढ़ना होता है, पहले उस पर आते हैं। व्हेन करंट इन अ कॉइल इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल इज ऑल्सो चेंज्ड, सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल है जिसमें आपने करंट फ्लो कराया और उस करंट की वजह से आपकी उसी कॉइल के अंदर एक फ्लक्स लिंक हो गया। अगर आप उस कॉइल में करंट का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं तो ऐसा करने से फ्लक्स का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी कॉइल में चेंज होगा, जिसकी वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ का मतलब यह है कि इसमें करंट भी अपना ही होगा, फ्लक्स चेंज भी अपना ही होगा और ईएमएफ इंडक्शन भी हम में ही होगा, दैट इज सेम कॉइल में होगा। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइल है जो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक सोलेनोइड की फॉर्म में अरेंज किया है और आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैंने आपकी सोलेनोइड से कुछ करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया है। लेट अस सपोज कि आपके सोलेनोइड से आई करंट पास कर रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या हमेशा इस सोलेनोइड की एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपने बोल दिया कि ये हमेशा आपके सोलेनोइड का एक्सिस है जिसके अलॉन्ग हमेशा आपके इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए मान लेते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है। नाउ अब ये मैग्नेटिक फील्ड आपके सोलेनोइड के हर टर्न को क्रॉस करते हुए जा रहा है, इसका मतलब आपके सोलेनोइड के हर टर्न से एक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। अगर आपके एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसकी वैल्यू फाई है तो आपके इस एन टर्न कॉइल से जो फ्लक्स पास होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन लिख रहे हैं कि हमारे इस सोलेनोइड से पास होने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन फाई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सोलेनोइड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने आप। चलिए मान लेते हैं कि मैं आपके इस करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं। ऐसा करने से क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और इसकी वजह से क्या आपके इस कॉइल से पास होने वाले टोटल फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कॉइल में हमेशा हमारे करंट की वैल्यू को चेंज करने से क्या हमारी ही कॉइल का फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है क्या, यस। देयरफॉर वी कैन से कि हमेशा अपनी इस कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि अगर आप इस करंट को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इस फ्लक्स का वैल्यू भी प्रोपोर्शनली चेंज होता है। अगर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली लगाते हैं तो आपको मिलता है एल। इस एल का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो वो अपने को कितना मिलेगा, इट इज एन फाई अपॉन आई। इस एल को अपन हमेशा क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो या तो आप इसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलिए या सेल्फ इंडक्टेंस बोलिए, हम तो इसे सेल्फ इंडक्टेंस ही बोलेंगे भाई। ठीक है, तो L हमेशा हमारे इस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। और कभी भी अगर आपको इस सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना हो आप हमेशा क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल डिवाइडेड बाय करंट थ्रू द सेम कॉइल। ठीक है, इस फंडे से हम हमेशा अपने सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अल्टीमेटली अपने को यहाँ डिस्कस करने होते हैं रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए उसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कुछ ऐसा ही पॉइंट आपने आपके म्यूचुअल इंडक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हमेशा क्या होगा, यूनिट हमेशा इसका भी हेनरी ही होता है क्योंकि इसके लिए भी हमेशा यूनिट वेबर पर एम्पियर ही आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड नहीं करता है आपके फ्लक्स की वैल्यू पर और आपके करंट की वैल्यू पर। ठीक है, तो इसको अपन बड़े आराम तरीके से देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अभी अभी मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दी थी, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। अगर मैं मान लूँ कि मेरे टोटल फ्लक्स का वैल्यू फाई है, डिवाइडेड बाय करंट लिखा है मैंने, तो अगर आप इस करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनली फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा और हमेशा आपका ये रेशियो कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि आपके एल की वैल्यू डिपेंड किस चीज पे नहीं करती है, करंट की वैल्यू पे और फ्लक्स की वैल्यू पे। तो फिर एल का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, एल का वैल्यू हमेशा डिपेंड करेगा आपके ज्योमेट्री पर और आपके मीडियम पर। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर पर और मीडियम पर हमेशा हमेशा आपका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा। अब ये कैसे करेगा तो इसको अपन अभी एक मेथड से समझ लेंगे।
इसको भी अपन एक मेथड से समझ लेंगे कि कैसे हमें हमेशा ये पता लगता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू ज्योमेट्री एज वेल एज मीडियम पर डिपेंड करता है। पर यहाँ तक हमको ये बात तो क्लियर हो गई है कि किन किन पर डिपेंड नहीं करता है, किन किन पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन को यहाँ डिस्कस करना होता है सेल्फ इंडक्टेंस। हमें बोला गया है कि हमें एक सोलेनोइड दे रखा है और आपको उसको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड निकालने के लिए एक सोलेनोइड बनाकर दिया है हमको। इस सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं आपको, लेंथ ऑफ सोलेनोइड आपको एल बनाकर दिया गया है और टर्न डेंसिटी करके स्मॉल एन दे रखा है। स्मॉल एन टर्न डेंसिटी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है एक सोलेनोइड के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या हम यहाँ पर स्मॉल एन को एन बाय एल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सेल्फ इंडक्टेंस के निकालने का फंडा क्या था? सबसे पहले आप इस सोलेनोइड से करंट फ्लो कराइए और उसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आइए। अब जैसे ही मैंने आपके सोलेनोइड से करंट फ्लो कराया, इसकी एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड हमेशा कितना होता है? म्यू नॉट एन आई के बराबर आता है। ठीक है, तो आपने करंट फ्लो कराया और इस करंट की वजह से हमेशा आपके सोलेनोइड के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया और उसका वैल्यू कितना आ गया भाई? म्यू नॉट एन आई आ गया। ठीक है ना, जैसे ही अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया, हमने देखा कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अलोंग दी एक्सिस होगा और आपके हर टर्न को क्रॉस करते हुए निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके इस पूरे के पूरे कॉइल से एक फ्लक्स लिंक हो गया है। फ्लक्स लिंक हो गया है तो इस फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू कितना होगा? एन फाई होगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो हमेशा आपके किसी एक टर्न से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर अपनी इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंकेज है उसे लिखना है तो वो हमेशा कितना हो जाएगा? एन फाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू बी इंटू ए, वेयर बी ए इज द फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल। ठीक है, बी ए हमेशा यहाँ पर क्या है? फ्लक्स थ्रू ईच टर्न है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है तो हम यहाँ पर उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट एन आई इंटू ए। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन ये होता है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगा? एन म्यू नॉट इक्वल्स टू एन म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन बाई एल इंटू आई इंटू ए हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एन फाई का वैल्यू आपको ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा फ्लक्स निकल गया। अब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा हमेशा आपके फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट इन द सेम कॉइल के बराबर होता है, तो वो फॉर्मूला लिखा मैंने। और अगर आप यहाँ से एन फाई अपॉन आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको हमेशा दे देगा आपके सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, विच इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमें एक सोलेनोइड बनाकर दिया है तो हमेशा उसके सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमेशा आपके सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आपके कॉइल के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अच्छा, अभी आपने हमेशा आपके सोलेनोइड के अंदर का जो मीडियम मान रखा है वो क्या है? वैक्यूम। तो आपने यहाँ पर वैक्यूम वाले मीडियम की परमिएबिलिटी लगा रखी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना मीडियम चेंज कर दोगे तो मीडियम चेंज होते ही आपको यहाँ पर उस मीडियम का परमिएबिलिटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे आपके सोलेनोइड के अंदर वाला मीडियम चेंज होगा, यहाँ पर हमेशा इस परमिएबिलिटी वाले फैक्टर का वैल्यू चेंज होगा, तो फिर आपके सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू भी चेंज होगा। जैसा कि हमने देखा था, सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा ज्योमेट्री पर और मीडियम पर डिपेंड करता है, तो वही चीज़ हमें अपने इस फॉर्मूले से भी लग रही है। चलो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से हमें यह मिलेगा। अब जो ऊपर वाला एल है वो तो मैंने ए के साथ मिला दिया है और जो नीचे वाला एल है उसे एल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ जो एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है उसमें जो एन बाई एल है क्या वो हमेशा स्मॉल एन है? यस। तो क्या आप इस एक्सप्रेशन को म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल लिख सकते हैं क्या? यस। बट याद रहे इसमें एन हमेशा क्या है? टर्न डेंसिटी है। ठीक है, तो इफ वी आर राइटिंग सेल्फ इंडक्टेंस एज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, एन हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स है। लेकिन अगर अपन अपने सेल्फ इंडक्टेंस का रिजल्ट म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल लिख रहे हैं तो उसमें एन हमेशा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, दैट इज टर्न डेंसिटी है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ये ए इंटू एल को ब्रैकेट में देखा, हमारी इच्छा हुई कि हम इसे वॉल्यूम लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस ए इंटू एल को आप हमेशा वॉल्यूम ऑफ दिस सोलेनोइड बोल सकते हो। तो यहाँ से आपके सेल्फ इंडक्टेंस का एक और रिजल्ट क्या आ जाएगा? इट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर वी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमेशा अपने एक सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले करंट फ्लो कराकर मैग्नेटिक फील्ड लाइए,
उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए थ्रू द कॉइल या थ्रू द सोलेनोइड, और उसके बाद फाइनली सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला लगाकर आप अपने सेल्फ इंडक्टेंस का रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार अगर अपने को यहां से ये सेल्फ इंडक्टेंस का पिक्चर क्लियर होता है, हमसे यहां पर अगली चीज क्या बोली गई है, नाउ वी हैव टू डिस्कस कि आप किस तरीके से हमेशा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन जनरेट करके दिखाते हैं। देखो भाई, अब ये हमने सोलेनोइड अभी अभी डिस्कस किया था, और मैंने आपको कहा था कि हम हमेशा सेल्फ इंडक्शन में ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमेशा आपके इस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू हमेशा प्रोपोर्शनल टू करंट रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है दैट एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस केस इज सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज एल। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपके इस करंट का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर देता हूँ, तो इसकी वजह से हमेशा आपके इस फ्लक्स का वैल्यू भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर करंट का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेंगे, फ्लक्स का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको रिजल्ट मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ एन फाई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। एल कॉन्स्टेंट था, उससे मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं सर, दोनों तरफ एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस एक्सप्रेशन को अपन बोल पाए कि ये है आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड, और अगर ये है आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है भाई, माइनस एल डी आई बाई डी टी आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पता लगा है कि ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन हमेशा आपके कॉइल के अक्रॉस जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड आता है उसका एक्सप्रेशन ये होता है। आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन हमेशा हमारे ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इस केस में जिसे आपने सोलेनोइड मान रखा है, मल्टीप्लाइड बाय डी आई बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर जो आया है ये फिर से वही बात बताता है, कौन सी वाली भाई, लेंज लॉ वाली, कि ईएमएफ इंड्यूस का टेंडेंसी हमेशा करंट के चेंज को अपोज करने का होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सोलेनोइड को थोड़ी देर के लिए इंडक्टर बोलना शुरू करूं, तो ये कह सकता हूं कि एक इंडक्टर एक ऐसा सर्किट एलिमेंट होता है जो हमेशा सर्किट में करंट के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने उस इंडक्टर से इससे एक कांस्टेंट करंट पास कराते हो, तो उस केस में हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इन दैट केस आपकी ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब आपका इंडक्टर आपको किसी तरीके से कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हमेशा आपके इस इंडक्टर से अगर आप करंट की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलेंगे, तो उस केस में हमेशा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो आपके उस करंट चेंज को अपोज करेगा। इसीलिए हम इस ईएमएफ इंड्यूस को कई जगह पर बैक ईएमएफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, इट इज ऑल्सो नोन एज बैक ईएमएफ, जो हमेशा जनरेट होगा, बिकॉज अगर करंट चेंज हुआ है तो हमेशा ईएमएफ का टेंडेंसी आपके उस करंट चेंज को अपोज करने का होगा, तो वहां हमें हमेशा इंडक्टर के अक्रॉस ये बैक ईएमएफ मिलेगा। तो क्या हम ये कहें कि इंडक्टर की टेंडेंसी हमेशा करंट के चेंज को अपोज करने की होती है? यस। चलिए थोड़ी देर के लिए अपन अपने मैकेनिक्स में आते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ब्लॉक है और मुझे बोला गया है कि वो ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट है। अब अगर ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको ये बोलना चाहिए कि ये ब्लॉक हमेशा अपना ये स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करके रखेगा। स्टेट ऑफ मोशन बोले तो स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करके रखेगा। अब मान लेते हैं कि मैं आपके इस ब्लॉक पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, और सपोज मेरे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी आपका ये ब्लॉक मूव नहीं करा है। इसका मतलब हमेशा आपका ब्लॉक मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स के वजह से जो चेंज उत्पन्न होगा उसे अपोज कर रहा है। भाई मैं ये चाहता हूं कि हमेशा मेरे फोर्स लगाने की वजह से आपका ये जो ब्लॉक है वो मोशन में आ जाए, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए। पर हमेशा जिस स्टेट में ये बैठा हुआ है आपकी वो स्टेट यहाँ पर चेंज हुई है क्या? नहीं हुई है। इवन आपने फोर्स लगा दिया तब भी अल्टीमेटली आपके इस ब्लॉक का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये ब्लॉक हमेशा अपने उस स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, और कोई एक्सटर्नल फैक्टर अगर यहाँ पर आपके इस स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलना चाहता है तो ये हमेशा उसे अपोज करेगा। तो ये जो अपोज का कैरेक्टरिस्टिक है इसे अपन हमेशा क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, और इनर्शिया का जो मेजर होता है वो हमेशा क्या होता है? मास होता है।
सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको हमेशा यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ है। यहाँ पर भी हमें यही बोला गया है कि अगर आप हमेशा एक इंडक्टर के थ्रू करंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हमेशा आपके इस चेंज को रेजिस्ट करेगा। सिमिलरली ब्लॉक के ऊपर भी जब आपने फोर्स लगाया ना, तो जो ब्लॉक ऑलरेडी रेस्ट पर था ना, वो रेस्ट पर ही रहा। इसका मतलब आपके फोर्स लगाने के बाद भी उसने आपके द्वारा लाए गए चेंज को रेजिस्ट किया है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैकेनिक्स में आपको एक ब्लॉक का दिखा है, जो यहाँ आपको एक इंडक्टर का दिखा है, ये दोनों सिमिलर है। इसी को अपन ने यहाँ पर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। क्या लिखा है देखें, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन अ कॉइल ऑपोजेस चेंज इन इट्स करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, hence it is also called inertia of electricity. It is analogous to mass and mechanics. यही एनालॉजी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जिसके बेसिस पर हम ये कह पा रहे हैं कि आप हमेशा इसे एक इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम हमेशा करंट के चेंज को अपोज करते हैं, ऐसा। ठीक है, चलिए ये पूरा डिस्कशन होने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ छोटे मोटे और मोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं। पहले उस पर आते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 20 एम्पियर इन 0.5 सेकंड्स। इफ L इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 हेनरीज, देन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, आपको ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू निकालना है, करंट कितना चेंज हुआ है वो भी दे रखा है, और कितने टाइम इंटरवल में आया है वो भी दे रखा है। चलो शुरू हो जाते हैं। हमें पता है कि ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन हमारे ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, L di/dt होगा। क्या मैं इसे L इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, क्योंकि dt हमेशा कब आता है, जब आपका टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा होता है। लेकिन यहाँ आपका टाइम इंटरवल छोटा नहीं है, फाइनाइट साइज का है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर डेल्टा टी लिख दिया है। अब हमारे क्वेश्चन में डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है 0.5 सेकेंड्स, L का वैल्यू भी पता है, और यहाँ से यहाँ अगर करंट चेंज हुआ है 10 एम्पियर से 20 एम्पियर, तो आपकी करंट का चेंज कितना है भाई? करंट के चेंज है 10 से 20, दैट इज 10 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में डेल्टा आई का वैल्यू कितना है भाई? 10 एम्पियर्स है। हमारे क्वेश्चन में डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? 0.5 सेकेंड है, और हमारे क्वेश्चन में एल का वैल्यू भी गिवन है, रख दें यहाँ पर। तो एल हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है भाई? 0.5। इससे आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 हेनरीज, सॉरी दिस इज 0.2 हेनरीज। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर हमें हमेशा अपने ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ है वो कितना हुआ है? वो हुआ है 0.2 हेनरीज, सॉरी 0.2 हेनरीज नहीं होगा, वोल्ट होगा, वोल्ट होगा, वोल्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड कैलकुलेट किया है। ठीक है भाई, दिस इज 0.2 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? An air cooled solenoid with length 30 centimeters, area of cross section 25 centimeters square and number of turns 500 carries a current of 2.5 amperes. ठीक है, the current is suddenly switched off. The current is suddenly switched off in a brief time of 10 to the power -3 seconds. How much is the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit? Average back EMF का वैल्यू निकालना है, मतलब आपको EMF induced का वैल्यू निकालना है। देखो भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक की जो बात कह रखी है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है कि सर मेरे पास एक सॉलिनॉइड है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स मुझे पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ पता है, उसमें आपने करंट फ्लो करा रखा है। ठीक है, मेन मुद्दे की बात क्या होती है, बाद में स्टार्ट होती है, दैट द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ। अगर आपने आपके सॉलिनॉइड से पास होने वाले करंट को सडनली स्विच ऑफ किया, मतलब आपने इमीडिएटली उसका वैल्यू कितना कर दिया? 0 कर दिया। तो क्या यहाँ पर करंट का वैल्यू इनिशियली 2.5 एम्पीयर था, उसके बाद 0 हो गया? यस सर। तो इसके मतलब यहाँ पर क्या चेंज इन करंट हुआ है, और चेंज इन करंट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेशन होगा। ये जो चेंज इन करंट हुआ है वो कितने समय में आया है वो भी आपको दे रखा है। तो फिर अपना काम शुरू करते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर आपको बोला गया है कि हमारे पास जो करंट का चेंज आया वो 2.5 एम्पियर्स का आया, क्योंकि इनिशियली आपका करंट 2.5 एम्पियर था, फाइनली आपका करंट 0 हो गया, आपका चेंज इन करंट 2.5 एम्पियर आया। कितने टाइम में आया? तो वो टाइम इंटरवल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपको बोला है कि मुझे अपने ईएमएफ का वैल्यू निकालना है। अब ये सेल्फ इंडक्शन का केस है, तो मुझे पता है कि ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन हमेशा हमारे ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू L इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। अब डेल्टा क्यू टी क्यों लिखा है? क्योंकि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा नहीं है, एक फाइनाइट साइज का
टाइम इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा सर? एल कहाँ से लाएंगे? एल होता है यहाँ पर आपके इस एयर कोर सॉलिड का, और अभी अभी अपन ने अपने एल का वैल्यू दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू डिराइव किया था, तो उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। वो था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, जिसमें म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल आपके सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है। सारे पैरामीटर्स आपको पता है, सबकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो करते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा भाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नो प्रॉब्लम। एन स्क्वायर में एन क्या है? 500। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपको 500 दे रखे हैं तो 500 का स्क्वायर रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 4। उसके बाद एरिया, एरिया कितना है भाई आपका? वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको करेंगे कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वो है सर आपका चेंज इन करंट, वो कितना है? 2.5 एम्पियर्स, ठीक है, ये भाई 2.5 एम्पियर हो गया, डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ सॉलिड विच इज 30 सेंटीमीटर्स, तो इस केस में हो जाएगा 30 इंटू 10 पावर -2, और वापस यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है आपका? 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स है, तो ये 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स है, ठीक है। यहाँ पर दिस इज 30, ठीक है। अरे 30 है, 30, ठीक है, ठीक है भाई। अब आप यहां से अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो ये तो कट जाएगा, बाकी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरा आंसर लेकर आएंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 6.5 वोल्ट के आसपास आ जाता है। तो हमारा जो आंसर आया है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो भी करंट की चेंज हुई वैल्यू, उसी वजह से आपके ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू कितना आया है? 6.5 वोल्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा आपके ईएमएफ इंड्यूस के ऊपर बनते हैं इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ना सेल्फ इंडक्शन में और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है वो क्या है? वो है आपका पावर इन इंडक्टर। पावर इन इंडक्टर का मतलब क्या हुआ? देखो, अब मैं यहाँ पर इसे बार बार सॉलिड नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा कि जो सॉलिड अपन ने कंसिडर किया था उसको अपन एक इंडक्टर मान रहे हैं, और हमें पता है कि इंडक्टर का काम हमेशा करंट की चेंज को अपोज करने का होता है। चलिए मान लेते हैं सर कि मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और एक इंडक्टर लगा रखा है, और उस इंडक्टर का इंडक्टेंस एल दे रखा है, ठीक है। नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस इंडक्टर एज अ सर्किट एलिमेंट। आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखा है, और बैटरी का काम हमेशा इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने का है। चलिए मान लेते हैं सर आपके सर्किट में पहले आपका ये जो बैटरी है वो डिसकनेक्टेड था। जैसे ही मैंने आपके बैटरी को विद द हेल्प ऑफ अ स्विच कनेक्ट किया इस सर्किट में, आपके इस बैटरी ने इस सर्किट में करंट फ्लो कराया, तो क्या इनिशियली आपका ये करंट बढ़ रहा होगा क्या? यस, 0 1 2 3 4 5 बढ़ रहा होगा करंट। और इनिशियली अगर आपका ये करंट बढ़ रहा होगा तो ये इंडक्टर चुपचाप थोड़ी बैठेगा, ये इंडक्टर इस करंट के इंक्रीज को क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर ये इंडक्टर करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा तो वो इस सर्किट में करंट को बढ़ने नहीं देगा, लेकिन सर्किट में करंट तो बढ़ाना है। अब सर्किट में अगर करंट को बढ़ाना है और इंडक्टर आपको अपोज ऑफर कर रहा है, स्टिल अपन को अगर सर्किट में करंट को बढ़ाना है, तो ऐसे में हमारा ये जो बैटरी है ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करेगा अगेंस्ट द इंडक्टर, तब जाकर हमारे सर्किट में हमारे करंट का वैल्यू बढ़ना शुरू होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस सर्किट में करंट स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए मुझे हमेशा यहाँ इस बैटरी की हेल्प से एक वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अचीव कर पाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को तो समझ गए हैं, ये भी बात हमें समझ में आ गई है कि क्यों इसको एफर्ट लगाना पड़ा है इसके अगेंस्ट। चलिए मान लेते हैं कि आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो ये होता है, और अगर मैं मान लूँ कि ये करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इस करंट के इंक्रीज को हमेशा आपका इंडक्टर अपोज करेगा, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एट एनी टाइम टी मैं आपके सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ, तो यूजिंग केवीएल आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? हमें मिलेगा E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगा आपको। तो यहां से शुरू किया था मैंने, तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, ये माइनस एल डी आई बाई डी टी हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है और वो हमेशा करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, ठीक है।
यहां से अगर आप ई का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, दिस इज एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था कि बैटरी हमेशा यहाँ पर कुछ एफर्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपके सर्किट पे करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। मान लेते हैं कि मुझसे पूछा गया है कि सर आप बताइए व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय दिस बैटरी, आपके इस बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया है। तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी का वैल्यू हमेशा क्या लिखूंगा मैं, सिंपल V इंटू आई लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, V इंटू आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, आई क्या है, करंट थ्रू द बैटरी। यहां आपके पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है भाई, ई है बैटरी के अक्रॉस, मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू कितनी है, आई लिख दी मैंने। तो अगर मुझे ई इंटू आई का वैल्यू चाहिए और इस ई इंटू आई को आप हमेशा क्या बोल रहे हो, पावर सप्लाइड बाय बैटरी बोल रहे हो, तो एक काम करते हैं ना, मैं इस इक्वेशन में आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी विल गेट ई आई इक्वल्स टू एल आई डी आई बाई डी टी प्लस आई स्क्वायर आर। जैसे ही मेरे पास ये टर्म जनरेट हुआ, कौन सा, आई स्क्वायर आर, इसको तो देखते ही पहचान गया मैं, सर ये है पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर। ये क्या है, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर है ये। तो यहां पर अगर मैं आपकी इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो इसमें तीन टर्म्स हैं। पहला टर्म ई इंटू आई है, वो हमेशा यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां हुआ क्या है, सर हमारे बैटरी ने जो भी पावर सप्लाई किया है ना, वो इन दोनों कंपोनेंट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। वो अलग बात है कि इस रजिस्टर ने उस पावर को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन हमें यह बोलना होता है कि जो पावर हमारे बैटरी ने सप्लाई किया वो इसने भी एब्जॉर्ब किया है और इसने भी एब्जॉर्ब किया है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एल आई डी आई बाई डी टी हमेशा क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर होगा, और फिर आई स्क्वायर आर क्या होगा, वो हमेशा आपका पावर एब्जॉर्ब बाय रजिस्टर होगा विच इज डिसिपेटेड एज हीट। तो यहां पर हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमारे इस बैटरी ने जो भी एफर्ट लगाया है, जो भी पावर सप्लाई किया है इस सर्किट में करंट को बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से कुछ पावर हमेशा आपके इंडक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ पावर आपके रेजिस्टेंस ने भी एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं दैट पावर एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर का वैल्यू हमेशा कितना होगा, एल आई डी आई बाई डी टी होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये निकल कर आया। चलो अब इसको पकड़ते हैं अपन। तो आपके हिसाब से पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर हमेशा कितना होगा भाई, हमेशा उसकी वैल्यू एल आई डी आई बाई डी टी होगी। अब पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, दैट दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर पर यूनिट टाइम, लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो हमने एग्जैक्टली यहां पर पावर को क्या लिखा है, हमने एग्जैक्टली यहां पर पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर को एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर पर यूनिट टाइम लिखा है, दैट इज डी यू बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपके डी यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल आई डी आई आ जाएगा। कोई पूछे आपसे कि ये क्या है, दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है, एल आई डी आई। अगर मैं एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द होल प्रोसेस पूछना चाहता हूं आपसे, होल प्रोसेस का मतलब, सर आप इस सर्किट में करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 आपको एक सर्टेन वैल्यू आई तक पहुंचना था। इस पूरे प्रोसेस में हमने हमेशा अपने इंडक्टर में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब पाया, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। ये आपका टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब थोड़ी है, ये तो सिर्फ ये बताता है कि अगर आप इस सर्किट में करंट की वैल्यू को आई से लेकर आई प्लस डी आई कर रहे थे, दैट इज अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे थे, उस इंक्रीजिंग करंट के केस में आपके इंडक्टर ने कितना पावर या एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। कितना पावर एब्जॉर्ब किया है वो तो ये टर्म है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वो ये टर्म है, पर मुझे तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा दैट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर, जिसको अपन एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर भी बोलते हैं, उसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज हाफ एल आई स्क्वायर। तो हमेशा याद रखें कि अगर एक इंडक्टर आपको दिया जाता है और अगर उसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब हमेशा उस इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगा, और उस एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू हमेशा कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल कर आ गया। अच्छा, एक बार अगर अपन यहाँ से हमेशा एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कैलकुलेट करते हैं, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है आपने कह दिया कि ये इंडक्टर हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, पर ये कहाँ स्टोर करेगा। अब ये एनर्जी कहाँ स्टोर करेगा, उसके लिए अपन को डिस्कस करना होता है रिगार्डिंग एनर्जी डेंसिटी।
वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर। कुछ इसी तरह का डिस्कशन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने किया था जब अपन सर हमें पता है कि हमेशा आपके एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एल स्क्वायर होती है। चलिए मान लेते हैं कि मैंने अपना जो इंडक्टर कंसिडर किया है वो हमेशा एक सोलोनॉइड है। आपका क्या है भाई, सोलोनॉइड है। तो इस सोलोनॉइड के लिए हमेशा एल का वैल्यू कितना होगा वो आप जानते हैं, एल का वैल्यू हमेशा म्यू नॉट एन स्क्वायर वी होगा, वेयर वी इज द वॉल्यूम। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपके उस सोलेनोइड में कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ से एल का और यहाँ से आई का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अगर एल का वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिलेगा हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, और आई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बी बाय म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए सर ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर वी बाई 2, दिस विल बिकम बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो पूरा खत्म हो गया, और एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू वी, ये मिलेगा भाई। ठीक है, इसमें v क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो आपने कहा कि सर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मेरे पास अभी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू वी आ रहा है। इस v को नीचे ट्रांसफर करते हैं इसके। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा u बाई वी, और u बाई वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट आ जाएगा। इस u बाई वी को हम क्या बोलेंगे, सर ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम तो यही होता है आपका एनर्जी डेंसिटी। तो अब से इसे बोलेंगे दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्लियरली ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है तो अगर आप किसी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाओ तो क्या आपके इस एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा क्या, यस। यहां से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर ये आपका एक इंडक्टर है, आप जब भी इसमें करंट फ्लो कराते हैं, इस करंट की वजह से आपके इस इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और आपका वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपके इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है, द पॉइंट इज कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका सारा एनर्जी स्टोर होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप इस करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे आपके इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ने की वजह से आपके इस एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ेगा। सो वी आर सेइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन स्टोर एनर्जी। हमेशा आपका इंडक्टर कुछ एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, पर वो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कहाँ करता है, इंडक्टर वो एनर्जी हमेशा अपने अंदर स्टोर करता है। पर अपने अंदर भी किस में स्टोर करता है, इंडक्टर हमेशा अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये एनर्जी स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन स्टोर एनर्जी, और इफ मैग्नेटिक फील्ड कैन स्टोर एनर्जी देन एनर्जी डेंसिटी इन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये आपको ये बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर सकता है तो उस एनर्जी स्टोर्ड का एनर्जी डेंसिटी हमेशा कितना होता है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है। इसी तरह का एक एक्सप्रेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलता है, जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू लिखते हैं u बाई वी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको मिलता था आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें हम फिर से वही चीज़ कहते थे कि हमेशा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर सकता है। आपके पास एक कैपेसिटर होता था, जब आप उसे फुल चार्ज कर लेते थे तो उसकी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था। आपका ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हमेशा आपके उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर होता था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एनर्जी स्टोर हुआ है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। सिमिलरली हम यहाँ भी यही कह रहे हैं कि हमारे इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एनर्जी स्टोर कर सकता है, और इस एनर्जी स्टोर का एनर्जी डेंसिटी हमेशा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ही होता है। ठीक है, दैट इज ये वाला एक्सप्रेशन। अब ऐसे तो मैंने ये जो डेरिवेशन यहाँ पर आपको करके दिखाया, एक इंडक्टर के लिए करके दिखाया, पर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी किसी भी रीजन में अगर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिखे, आप बोल सकते हैं कि उस रीजन में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, और उस एनर्जी स्टोर्ड का एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट है। द पॉइंट इज कि हम अपने इस रिजल्ट को सिर्फ इंडक्टर पे ना लगाएं, हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर लें दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन स्टोर एनर्जी, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होता है उसका वैल्यू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट में भी मेंशन किया है दैट द रिजल्ट इज डिराइव्ड फॉर एन इंडक्टर बट इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी सिस्टम। ठीक है,
तो ये है हमारे इस पूरे के पूरे इंडक्टर का एनालिसिस। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार ये एनालिसिस को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद, आपके इस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर को देखने के बाद, एनर्जी डेंसिटी को देखने के बाद, अब अपने को अपना एक नया सेक्शन स्टार्ट करना होता है यहाँ पर, विच इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, ध्यान से देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं हमारे पास दो कॉइल है, आजू बाजू में रखी हुई है। ये है आपका C1 वाला कॉइल, ये है आपका C2 वाला कॉइल। मान लेते हैं इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, मान लेते हैं इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। दोनों कॉइल्स के लिए या दोनों सोलेनोइड्स के लिए आपको उसका एक्सेस एक ही लाइन पर दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि आप इस वाली कॉइल में और इस वाली कॉइल में, आई एम सॉरी, इस वाले सोलेनोइड में और इस वाले सोलेनोइड में करंट फ्लो कराइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि मैंने इसमें करंट I1 फ्लो कराया है और इसमें करंट I2 फ्लो कराया है। I1 करंट की वजह से इस वाली सोलेनोइड में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपका वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1 है। और I2 करंट की वजह से इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लेते हैं कि इसमें उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B2 है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि दोनों का एक्सिस सेम होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास करेगा। ठीक है, अगर मैं अपना फोकस सिर्फ इस वाली कॉइल पर रखता हूँ, C1 वाली कॉइल पर, तो आई कैन से कि C1 वाली कॉइल की एक्सिस पर अभी B1 वाला मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दोनों कॉइल्स की एक्सिस सेम होने की वजह से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इससे पास करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इसी सोलेनोइड से एक और मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है जिसका नाम क्या है, B2। यहाँ पहले से ही जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था वो कौन सा है, B1। तो क्या आप यहाँ बोल सकते हैं कि आपकी इसी कॉइल से हमेशा दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अपना है और एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का है। अगर ऐसा है तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिंक हुए हैं आपकी इस कॉइल से, इसका मतलब यहाँ से आपका जो फ्लक्स लिंकेज आएगा उसके भी दो कंट्रीब्यूशन आएंगे। एक कंट्रीब्यूशन इस वाले फील्ड की वजह से आएगा और एक कंट्रीब्यूशन इस वाले फील्ड की वजह से आएगा। अगर आपके इस कॉइल से फ्लक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो चलिए मान लेते हैं इस कॉइल के एक टर्न से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो φ1 है, तो आपके इस कॉइल के N1 टर्न्स के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 φ1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू L1I1 प्लस M12I2। यहाँ L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनोइड, और M12 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनोइड विद रिस्पेक्ट टू दिस सोलेनोइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके टोटल फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो अपनी वजह से भी लिंक हुआ है और पड़ोस वाले की वजह से भी लिंक हुआ है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि मैंने आपके इन दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो हो रहा था उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर दिया। अगर आपके इन दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो होगा अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा तो ये फ्लक्स का वैल्यू भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। और अगर अपन दोनों तरफ एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर ये तो हो जाएगा EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। तो हमेशा आपकी EMF इंड्यूस का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस L1 इंटू DI1/dt माइनस M12 इंटू DI2/dt। इसका मतलब आपके इस वाले कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसमें हमेशा सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा है और म्यूचुअल इंडक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जिसमें हमेशा साइमल्टेनियसली सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की वजह से आपको इस कॉइल से EMF इंड्यूस का वैल्यू निकालना हो। सिंपल ये फॉर्मूला लगाकर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट तो कौन सा है, आपके सेल्फ इंडक्शन की वजह से है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, आपके म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सिनेरियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा जिसमें सेल्फ और म्यूचुअल साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अपने को एक नया सिचुएशन डिस्कस करना होता है। स्टैटिक EMI के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्टैटिक EMI में मैंने आपको बताया था कि आपको एक कॉइल रखनी होती है, एक और कॉइल रखनी होती है, और बस इस वाली कॉइल के अंदर आपको करंट चेंज करना होता है। करंट चेंज की वजह से ही इंडक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ अब जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो होगा आपके पीरियोडिक EMI के बारे में। और पीरियोडिक EMI हमेशा क्या बोलता है कि अगर आपको पीरियोडिक EMI करना है तो उसके लिए आपको फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वही फ्लक्स चेंज, EMF वही सब होगा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि फ्लक्स चेंज करने के लिए हम यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है दैट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप चेंजेस विद टाइम व्हेन एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर चेंजेस। अगर आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज कर पाए तो फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से EMF जनरेट होगा।
सर इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल या फिर ये कैसे होता है इसके बारे में कुछ बता दो आप। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिचुएशन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन। और इस सिचुएशन में आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल माना है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, और मुझे बोला गया है कि सर्कुलर कॉइल को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है। ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये हमेशा आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अभी आपने अपना सर्कुलर कॉइल यहाँ रखा हुआ है और अभी आपके सर्कुलर कॉइल के लिए मैं कह सकता हूँ कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज द एरिया वेक्टर। अच्छा, इफ दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप ये कह सकते हैं कि बी और ए सेम डायरेक्शन में है। क्या आपकी इस कॉइल से फ्लक्स का वैल्यू पास होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? NBA होगा, अगर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है तो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं अपनी इस कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा। रोटेट करने की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, वो तो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन बस आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। देखो, जैसे ही आपने इस कॉइल का रोटेशन स्टार्ट किया, हम ये देख सकते हैं कि आपका एरिया वेक्टर यहाँ पर घूम रहा है और उसी वजह से आपके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर EMF जनरेट हो रहा है। तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ आपके मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रखकर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, जिससे कि यहाँ पर आपके फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो और EMF जनरेट हो जाए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर कि मेरा कॉइल अभी तो इस कंडीशन में रखा हुआ है और मैं आपके इस फिगर को थोड़ा ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से देख रहा हूँ तो सिचुएशन मुझे कुछ इस तरह की दिखाई देगी। हम इस सिचुएशन को थोड़ा वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो अपन यहाँ कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सर हमेशा यहाँ पर आपका जो एरिया वेक्टर था वो इनिशियली तो इस डायरेक्शन में था और इनिशियली आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में था, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि मैं हमेशा आपके इस कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करूंगा विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर स्पीड है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जैसे ही इसका रोटेशन स्टार्ट हुआ सर टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो हमारा कॉइल का जो ओरिएंटेशन था वो मैंने दिखा दिया आपको, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। पर जैसे ही आपने आपके इस कॉइल को रोटेट करता हुआ ऑब्जर्व किया एट एनी टाइम t, अब आपका एरिया वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है। अगर एरिया वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है तो ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू t पर ये आपका एरिया वेक्टर बनेगा और डेफिनेटली यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल आ गया है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपका कॉइल इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आया तो उसने यहां से यहां तक का एक रोटेशन लगाया है। हम ये कह रहे हैं कि हमने हमेशा अपने इस कॉइल को एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट किया है, तो इन टाइम t आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा कितना होगा? वो ये होगा, एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा t, ठीक है। अब आप मुझे ये देखकर बताओ कि फाइनल पोजीशन पर आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सर यही है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो यही है। लेकिन फाइनल पोजीशन पर आपके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो इन दिस फाइनल ओरिएंटेशन द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल इज, लिख सकते हैं, वो हो जाएगा NBA cos थीटा, और थीटा को क्या लिखा भाई मैंने यहाँ पर? ओमेगा टी। अब आप देखो, जैसे जैसे टाइम बदलेगा क्या आपके इस थीटा का वैल्यू चेंज होगा और उसकी वजह से इस फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज होगा? होगा। तो EMF होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा सर? EMF का वैल्यू हो जाएगा -d∅dt, और अगर आप यहाँ से डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करोगे तो आपकी EMF इंड्यूस्ड का वैल्यू आ जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज अवर इंड्यूस्ड EMF। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हुआ और उसकी वजह से हमने यहाँ पर अपने EMF इंड्यूस का एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। इस EMF इंड्यूस के एक्सप्रेशन में ये पार्ट हमेशा क्या है? आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे घुमाना शुरू किया, मैंने इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमा रहा हूँ, तो ये पार्ट बिल्कुल हमेशा कैसा हो गया? इसका फिक्स हो गया, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आप हमेशा एक पीरियोडिक EMI की हेल्प से EMF जनरेट कर सकते हो। इसमें बस आपको हमेशा आपके कॉइल को एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होगा, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल चेंज होगा, एंड दिस विल लीड टू इंड्यूस्ड EMF।
ठीक है, जो प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा है इसी को अपन अपने एक एसी जनरेटर में इंप्लीमेंट करते हैं। एसी जनरेटर कैसा होता है देख लेते हैं। देखो भाई, तो एसी जनरेटर कैसे काम करता है, जैसा कि नाम बता रहा है एसी जनरेटर हमेशा क्या करेगा, एक एसी वोल्टेज जनरेट करेगा। कैसा होता है ये एसी वोल्टेज, चलिए देखते हैं। एक एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो आप ये कहते हो कि सर मेरे पास हमेशा दो बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं। कैसे, मान लेते हैं मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैंने यहाँ रख दिया, एक मैग्नेट का साउथ पोल मैंने यहाँ रख दिया, दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब आपके इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। मेरा काम क्या है कि सर मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट करूंगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से एक चीज देखें, अगर अपन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये कह सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल के दो टर्मिनल्स होंगे। एक टर्मिनल तो मुझे ये वाला वायर दिख रहा है W1 और एक टर्मिनल मुझे ये वाला वायर दिख रहा है W2। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि W1 और W2 ये जो दोनों वायर्स हैं ये अल्टीमेटली आपके इन दो रिंग्स से कनेक्टेड है। अगर इन दोनों रिंग से कनेक्टेड है तो ये वाला रिंग तो आपने बोल दिया यहाँ पर S1 और ये वाला रिंग आपने बोल दिया यहाँ पर S2। W1 हमेशा यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, S1 से, और W2 यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, S2 से। कोई पूछे आपसे कि ये दोनों रिंग्स क्या होती है, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का मतलब आप देखो, अगर मैं आपके इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करूंगा तो रोटेट होने की वजह से ये W1 और W2 करके जो दो वायर्स आपको दिख रहे हैं वो भी ऐसे टर्न करेंगे। अगर वो भी टर्न करेंगे तो उसके लिए फिर अल्टीमेटली आपकी ये स्लिप रिंग्स भी क्या होंगी, टर्न करेंगी। ठीक है, तो अगर मैं आपके इस मैकेनिज्म को चला के दिखाऊं कि ये कैसे काम करता है, तो देखो, जैसे ही मैंने अपने इस मैकेनिज्म को ऑन किया, आपका ये जो कॉइल है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा और उसकी वजह से आपके ये जो दो टर्मिनल्स हैं वो जो स्लिप रिंग से कनेक्टेड है वो भी घूमेंगे। अब स्लिप रिंग को हमेशा यहाँ पर एक रोटेटिंग की तरह माना गया है, ये रोटेट करता रहेगा। मुझे हमेशा इस रोटेटिंग कॉन्टैक्ट के साथ या रोटेटिंग टर्मिनल्स के साथ एक कॉन्टैक्ट भी बना के रखना पड़ता है। तो ये कॉन्टैक्ट बनाने का काम हमेशा इसकी हेल्प से करता हूँ। कौन भाई, कार्बन ब्रश बोलते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज अवर कार्बन ब्रश। कौन कौन हो गए कार्बन ब्रश, एक तो ये हो गया सर और एक ये हो गया। इन कार्बन ब्रश का काम हमेशा क्या होता है कि स्लिप रिंग तो हमेशा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मुझे अगर हमेशा इसके थ्रू कांटेक्ट भी बना के रखना है तो कार्बन ब्रश का काम होता है कि वो हमेशा एक कांटेक्ट बना के रखेंगे। ये घूमता भी रहेगा और मेरा कांटेक्ट भी बना रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग्स जो मैंने यहाँ पे दो रिंग्स मार्क करके बताई है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपने एसी जनरेटर को इंप्लीमेंट करते हो। मेन काम तो यहाँ पर क्या है कि भाई आपको हमेशा आपके इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना है, फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पर स्लिप रिंग और फिर कार्बन ब्रश की हेल्प से ही आप हमेशा आपके इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आपके इस ईएमएफ को ऑब्टेन कर पा रहे हो। अब मुद्दा यहाँ पर यह आता है सर कि इसको घुमाएगा कौन। इसे घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा होगा आपने। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत ही प्रेशर से हम इस कॉइल के ऊपर वाटर इंसिडेंट करेंगे। उससे क्या होगा सर, उस प्रेशर से अल्टीमेटली ये घूमने लगेगा और उसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट्स, सर थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा, एक हाई प्रेशर के स्टीम को आप अल्टीमेटली इस कॉइल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, इसकी वजह से ये घूमेगा और उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो हम कोई नेचुरल कॉज यूज इस्तेमाल करेंगे जो अल्टीमेटली इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाए, तब जाकर यहाँ पर एक ईएमएफ का जनरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ है, कितनी उसकी वैल्यू आई है, वो सब क्या होगी, चलिए उसको देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपका मैथमेटिकल एनालिसिस देखता हूँ, मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स हमेशा कितना पास होगा, NBA cos ओमेगा टी होगा। बस एक ही अंतर है यहाँ पर कि सर ये ए एरिया किसका होगा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का होगा। ठीक है, अब अगर ये आपके फ्लक्स का वैल्यू है तो इसको डिफरेंशिएट करके देखूंगा तो ईएमएफ मिलेगा मुझे विच इज -d∅dt। तो आपने यहाँ से ईएमएफ निकाला ये करके, और ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर इसी जगह पर अगर मुझे अपने इंड्यूस करंट का वैल्यू निकालना है तो अगर मुझे इस कॉइल का रेजिस्टेंस R दे रखा है, I विल बी इक्वल्स टू E/R। यहाँ से कैलकुलेट करके हम अपने करंट का वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमेशा कांस्टेंट है, टाइम वेरिंग पार्ट नहीं है। टाइम वेरिंग पार्ट तो आपका cos ओमेगा टी है। तो हमने यहाँ पर फ्लक्स की इक्वेशन में से 5max cos ओमेगा टी लिखा है। 5max क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके इस रेक्टेंगुलर कॉइल से पास होने वाले मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू NBA होगा। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर जो NBA ओमेगा आ रहा है वो भी मैंने यहाँ पर Emax लिखा है, दिस इज E इक्वल टू Emax साइन ओमेगा टी। ये Emax ही यहाँ पर क्या होगा, हमेशा आपके मैक्सिमम EMF की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली Imax आ जाएगा यहाँ पर विच इज NBA ओमेगा अपॉन R। अब यहाँ पर जो EMF जनरेट हुआ है, अगर मैं उसका एक ग्राफ बनाऊं तो क्या इसका ग्राफ कुछ साइनोसॉइडल ग्राफ जैसा बनेगा क्या? और अगर साइनोसॉइडल ग्राफ जैसा बनेगा तो मैं ये देख सकता हूं कि यहाँ पर हमेशा आपके EMF का जो एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो हमेशा Emax होगा विच इज इक्वल टू NBA ओमेगा, एंड दिस टाइप ऑफ वोल्टेज इज नोन एज AC वोल्टेज। क्यों भाई? क्योंकि इस वोल्टेज का वैल्यू टाइम के साथ बदलता है और इसकी डायरेक्शन भी बदलती है। यहाँ ये पॉजिटिव है बट यहाँ ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह के जो वोल्टेजेस होते हैं ना, उसे अपन हमेशा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस बोलते हैं, दैट इज वाई इसको हमेशा AC जनरेटर बोलते हैं, जो हमेशा ऑल्टरनेटिंग टाइप के वोल्टेजेस को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये है आपका पीरियोडिक EMI का एक तो एक्सप्लेनेशन और अल्टीमेटली उसके बेसिस पर AC जनरेटर का डिस्क्रिप्शन। सवाल कैसे आते हैं? सवाल बहुत सिंपल होते हैं, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन, Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100 turn coil of area 0.10 meter square. ठीक है भाई। The coil rotates at half a revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla, perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? तो ये बिल्कुल सर आपको AC जनरेटर का काम करके दे रखा है। ऑल्दो वो अलग बात है कि यहाँ पर ये जो कमला है ये एक स्टेशनरी बाइसिकल के पेडल्स को चला रही है और उस बाइसिकल में जो पहिया लगा हुआ है उसके घूमने की वजह से यहाँ पर EMF का जनरेशन हो रहा है। देखें, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू अ 100 टर्न कॉइल, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके नंबर ऑफ टर्न्स। एरिया कितना है भाई? 0.1 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या है भाई? एक सेकेंड में हमारे कितने रिवोल्यूशन हुए हैं? हाफ। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी है क्या? हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आधा चक्कर प्रति सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं हाफ हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये अरेंजमेंट ये बताता है कि जब भी आप हमेशा उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, EMF आएगा। आपसे उस EMF की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है सर हमारे EMF का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमेशा कितना होगा? NBA ओमेगा होगा। यार ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। क्या आप ओमेगा को 2 पाई f लिख सकते हो क्या? या 2 पाई न्यू लिख सकते हो क्या? न्यू इज फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा मैंने कि सर अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं तो आप यहाँ से अगर मैक्सिमम EMF की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा कितना आ जाएगा? NBA ओमेगा हो जाएगा, जिसको आपने 2 पाई न्यू लिखा है। सारा डेटा सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई? 100 है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.01 टेस्ला है। एरिया आपको 0.1 मीटर स्क्वायर दे रखा है। 2 पाई न्यू का वैल्यू कितना है? 0.5 हर्ट्ज है। सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये खत्म हो जाएगा। 0.5 इंटू 2 कितना आएगा? 1 ही आएगा सर, ठीक है। तो ये भी खत्म। तो अल्टीमेटली आपके पास 0.1 इंटू 3.14 बचा, विच इज 0.314 वोल्ट। ये आपकी EMF इंड्यूस का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये है आपका पीरियोडिक EMI पर एक बेसिक सवाल, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर। आई होप आपको आपके इस चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।